सोचिए, एक छोटी लड़की जिसकी मां का साया बचपन में ही छिन गया और पिता ने उसे अनाथालय के हवाले कर दिया। उसकी जिंदगी में न कोई सहारा था, न कोई उम्मीद। अनाथालय की कठोर दीवारों में उसने अपने बचपन को खोते देखा, जहां हर दिन उसकी पहचान को दबाया गया, उसके सपनों को कुचला गया। गरीबी, तिरस्कार और अकेलेपन ने उसकी जिंदगी को घेर रखा था। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं टूटी, उसका हौसला। यह कहानी है गैब्रियल कोको शनेल, जो एक छोटे से फ्रेंच गांव में गरीबी में पैदा हुई और अपने संघर्षों से जूझते हुए इतिहास की सबसे बड़ी फैशन आइकन बन गई। जब दुनिया ने उसे बार बार गिराया, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उन दिनों की याद करें जब महिलाओं की जिंदगी केवल समाज के बनाए दायरों में सीमित थी। कोको को भी यही बताया गया कि उसकी जगह समाज के हाशिए पर है। लेकिन उसने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जो उसकी नहीं थी। उसने उन जंजीरों को तोड़ने की ठानी जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। आज 18 साल की कोको कॉन्वेंट के उस बड़े गेट के सामने खड़ी थी जहां उसने अपना बचपन बिताया। उसके पास न पैसा था, न घर और न ही कोई राह दिखाने वाला। लेकिन उसके दिल में एक जिद थी, अपने हालात को बदलने की। क्या आप सोच सकते हैं, एक गरीब अनाथ लड़की ने कैसे दुनिया के सबसे मशहूर फैशन ब्रांड की नींव रखी? चलिए उस लड़की की कहानी सुनते हैं जिसने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में भी अपने सपनों को जिंदा रखा। गैब्रियल कोको शनेल, एक ऐसा नाम जिसने फैशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नाम के पीछे छुपी कहानी उतनी ही दर्दनाक और प्रेरणादायक है जितना कि उसका योगदान? गैब्रियल का जन्म 19 अगस्त 1983 को फ्रांस के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था। उनके पिता एक खानाबदोश कपड़े बेचने वाले थे जो अक्सर एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। उनकी मां, जो कपड़े धोने का काम करती थीं, लगातार अपनी सेहत और आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं। गैब्रियल की जिंदगी में पहला बड़ा झटका तब लगा जब वह सिर्फ 12 साल की थीं। उनकी मां गंभीर बीमारियों से लड़ते हुए दुनिया से चली गईं। इस घटना ने उनके बचपन की मासूमियत को हमेशा के लिए छीन लिया। जैसे इतना ही काफी नहीं था, उनके पिता ने भी उन्हें और उनके भाई बहनों को छोड़ दिया। उन्हें अपने साथ रखने के बजाय उन्होंने गैब्रियल को एक सख्त अनुशासन वाले अनाथालय के हवाले कर दिया, जो ननों द्वारा चलाया जाता था। उस अनाथालय की दीवारें ऊंची थीं और उसके अंदर की जिंदगी और भी सख्त। ननों का अनुशासन इतना कड़ा था कि गैब्रियल को कभी भी खुद को अभिव्यक्त करने का मौका नहीं मिला। वहां की हर चीज उनके सपनों और उनकी आजादी को कुचलने के लिए बनाई गई लगती थी। लेकिन यही वह जगह थी जिसने अनजाने में उनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण कौशल को जन्म दिया, सिलाई का हुनर। ननों ने अनाथ बच्चों को सिलाई और कढ़ाई करना सिखाया ताकि बड़े होकर वे कुछ काम कर सकें। गैब्रियल ने इस कला में जल्द ही महारत हासिल कर ली। यह उनके लिए एक रास्ता बन गया, एक उम्मीद जो उनकी बाकी जिंदगी में साथ रहने वाली थी। उस अनाथालय के सख्त नियमों के बीच यह सिलाई का हुनर उनके लिए एक प्रकार की रचनात्मक आजादी लेकर आया। लेकिन सिलाई ही वह अकेली चीज नहीं थी जिसने गैब्रियल को आकार दिया। वह अपनी जिंदगी के हर दर्दनाक पल को एक सीख की तरह लेती थी। अपने पिता के उन्हें छोड़ जाने से उन्होंने आत्मनिर्भरता का पाठ सीखा। अपनी मां की मौत ने उन्हें सिखाया कि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, और अनाथालय की कठोरता ने उन्हें धैर्य और अनुशासन का महत्व सिखाया। गैब्रियल को खुद को साबित करने की जबरदस्त भूख थी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया तो उनकी जिंदगी भी उसी तरह खत्म हो जाएगी जैसे वह अनाथालय की दीवारों के भीतर ठहर जाती। उन्होंने तय कर लिया कि वह अपनी जिंदगी को किसी और के बनाए नियमों से नहीं, बल्कि अपने खुद के नियमों से जिएंगी। यही वह दौर था जब एक साधारण गरीब लड़की ने अपने भीतर उस महानता की नींव रखी जो आगे चलकर कोको शनेल के नाम से जानी गई। एक ऐसा नाम जिसने न केवल फैशन की दुनिया को बदला, बल्कि महिलाओं के लिए आजादी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बन गया। आने वाले समय में यह हुनर और यह जिद
उन्हें अनाथालय की दीवारों से बाहर निकालकर दुनिया के सबसे बड़े फैशन साम्राज्य की ओर ले जाने वाली थी। लेकिन यह शुरुआत भर थी। कोको शनेल असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। गैब्रियल कोको शनेल जब 18 साल की उम्र में अनाथालय की दीवारों से बाहर निकली तो उनके पास न कोई ठिकाना था और न ही कोई निश्चित भविष्य। उनकी जिंदगी का अगला अध्याय संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ था। सबसे पहले उन्होंने एक सीमस्ट्रेस, सिलाई का काम करने वाली के रूप में काम शुरू किया। उनके दिन लंबे और थकाने वाले थे, लेकिन सिलाई में उनकी निपुणता ने उन्हें थोड़ा सहारा दिया। उनके हाथों में वह हुनर था जो भविष्य में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। रातों में गैब्रियल बार्स में गाना गाती। उनकी आवाज में भले ही पेशेवर गायकों जैसी कशिश न हो, लेकिन उनकी अदाओं और आत्मविश्वास ने उन्हें जल्दी ही दर्शकों का ध्यान खींच लिया। यही वह समय था जब उन्होंने कोको नाम कमाया। इस नाम का जन्म कैसे हुआ, यह एक रहस्य है। कुछ कहते हैं कि यह एक गाने से प्रेरित था, तो कुछ का मानना है कि यह उनके आत्मविश्वास का प्रतीक था। लेकिन इस नाम ने उनकी पहचान को और मजबूत बना दिया। हालांकि उनकी असल जंग समाज के साथ थी। वह एक गरीब अनाथ थीं, जिनका पिछला जीवन हमेशा उन्हें उनके सपनों से दूर खींचने की कोशिश करता। उस दौर की महिलाएं ऐसे कपड़े पहनने पर मजबूर थीं जो न केवल असुविधाजनक थे, बल्कि उनके व्यक्तित्व को दबाते थे। कोको को इस फैशन से गहरी नफरत थी। उन्होंने महसूस किया कि महिलाओं के कपड़े केवल सजावट के लिए नहीं, बल्कि आरामदायक और व्यावहारिक भी होने चाहिए। उनकी यह सोच एक क्रांति की शुरुआत थी। कोको ने पुरुषों के कपड़ों से प्रेरणा ली और अपने लिए ऐसे कपड़े बनाए जो आरामदायक और स्टाइलिश दोनों थे। जब उन्होंने पहली बार एक पार्टी में पुरुषों का सूट पहनकर प्रवेश किया तो सभी चौंक गए। उनके इस साहसिक कदम ने उन्हें आलोचनाओं के साथ साथ ध्यान भी दिलाया। धीरे धीरे उनकी सोच को सराहा जाने लगा और यही वह मौका था जिसने उनकी यात्रा को एक नया मोड़ दिया। इस दौरान उनकी मुलाकात एक अमीर अंग्रेज व्यापारी और पोलो खिलाड़ी आर्थर बॉय कैपल से हुई। आर्थर केवल उनके प्रेमी ही नहीं, बल्कि उनके पहले और सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस पार्टनर भी बने। उन्होंने कोको को पेरिस में उनकी पहली बुटीक खोलने के लिए आर्थिक मदद दी। लेकिन कोको की सफलता केवल आर्थिक सहायता का परिणाम नहीं थी। उनके डिजाइन की सादगी और आरामदायक शैली ने महिलाओं का दिल जीत लिया। यह संघर्ष और चुनौतियों से भरा सफर ही था जिसने कोको शनेल को उस महिला में बदल दिया जिसने फैशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। कोको शनेल जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने लिए डिजाइन करना शुरू किया और समाज के तय किए हुए फैशन के नियमों को तोड़ने की ठानी। 1909 का साल था। कोको ने देखा कि उस दौर की महिलाएं ऐसे कपड़े पहनने पर मजबूर थीं जो असुविधाजनक, तंग और पूरी तरह से शोभा बढ़ाने वाले थे। वह जानती थीं कि यह फैशन महिलाओं के लिए केवल एक बंधन है। एक दिन उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने पुरुषों के कपड़ों से प्रेरणा लेकर अपने लिए एक सूट डिजाइन किया। उन्होंने बाल कटवाए, एक पुरुषों की स्टाइल का टेलर्ड सूट पहना और अपने प्रेमी आर्थर कैपल के साथ एक पार्टी में पहुंच गईं। वह पार्टी एक उच्च समाज के लोगों से भरी हुई थी और कोको के कपड़े देखकर हर कोई हैरान था। यह एक ऐसा कदम था जिसने हर किसी का ध्यान उनकी ओर खींचा। लोग उनके इस फैसले की आलोचना भी कर रहे थे, लेकिन कोको के आत्मविश्वास ने सबको प्रभावित किया। उन्होंने समझ लिया कि महिलाओं के फैशन को बदलने की जरूरत है। आराम और स्टाइल एक साथ हो सकते हैं, यह उनकी सोच थी जिसे वह साकार करना चाहती थीं। आर्थर कैपेल, जो न केवल उनके प्रेमी थे बल्कि उनके सपनों को समझने वाले एक सच्चे साथी भी थे, ने इस बदलाव को देखकर उनका साथ देने का फैसला किया। आर्थर ने महसूस किया कि कोको के डिजाइन्स में वह काबिलियत है जो फैशन की दुनिया को नया रूप दे सकती है। उन्होंने कोको को आर्थिक मदद दी ताकि वह पेरिस में अपनी पहली बुटीक खोल सकें। 1910 में कोको ने पेरिस के एक छोटे से इलाके में अपनी पहली बुटीक खोली, जहां वह हैट्स और साधारण लेकिन स्टाइलिश कपड़े बेचने लगीं। उनका डिजाइन सरल था लेकिन अनोखा।
उनकी पहली कलेक्शन में आराम और सादगी थी, जो उस समय के भारी भरकम गाउन और तंग कॉर्सेट से बिल्कुल अलग थी। धीरे धीरे कोको के डिजाइन्स ने पेरिस के ऊंचे समाज की महिलाओं का ध्यान खींचा। उनकी शॉप पर फ्रांस की जानी मानी हस्तियां आने लगीं। उनकी सफलता का सफर शुरू हो चुका था और कोको ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह वह पल था जब कोको शनेल ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि महिलाओं के फैशन की परिभाषा को हमेशा के लिए नया आकार दिया। कोको शनेल के डिजाइन्स ने न केवल पेरिस की ऊंची सोसाइटी का ध्यान खींचा, बल्कि महिलाओं के फैशन को एक नई दिशा दी। उन्होंने एक ऐसा स्टाइल तैयार किया जो आराम और लग्जरी का परफेक्ट मेल था। उनकी सोच थी कि महिलाएं सिर्फ सजावट की वस्तु नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और आजाद होनी चाहिए। उनके डिजाइन्स इस विचार को साकार करते थे। कोको की सफलता का सबसे बड़ा पड़ाव तब आया जब उन्होंने अपने ब्रांड को एक्सेसरीज और परफ्यूम्स की दुनिया में उतारा। 1921 में उन्होंने चैनल नंबर 5 परफ्यूम लॉन्च किया। यह परफ्यूम उस दौर के परफ्यूम से बिल्कुल अलग था। जहां अन्य परफ्यूम्स में एक ही खुशबू होती थी, वहीं चैनल नंबर 5 ने खुशबुओं को मिलाकर एक नई खुशबू तैयार की। यह परफ्यूम सिर्फ एक खुशबू नहीं, बल्कि एक आइकॉन बन गया। दुनिया भर में महिलाओं ने इसे स्टाइल और क्लास का प्रतीक मान लिया। मार्लिन मुनरो जैसी प्रसिद्ध हस्तियों ने इसे और भी लोकप्रिय बना दिया। एक बार जब उनसे पूछा गया कि वह रात को सोते समय क्या पहनती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, बस कुछ बूंदें, शनेल नंबर 5। यह लाइन इतिहास में दर्ज हो गई और शनेल नंबर 5 को दुनिया का सबसे मशहूर परफ्यूम बना दिया। इसके साथ ही कोको ने महिलाओं के फैशन में एक और क्रांति लाई, द लिटिल ब्लैक ड्रेस। उस दौर में काले कपड़े सिर्फ शौक प्रकट करने के लिए पहने जाते थे, लेकिन कोको ने इसे एक स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया। 1926 में उन्होंने लिटिल ब्लैक ड्रेस पेश की, सिंपल, एलिगेंट और हर अवसर के लिए उपयुक्त। यह ड्रेस महिलाओं के लिए आजादी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गई। कोको का यह दृष्टिकोण कि फैशन महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए, उनकी हर डिजाइन में झलकता था। उनकी सफलता का राज सिर्फ उनका हुनर नहीं, बल्कि उनकी सोच और संघर्ष भी था। उन्होंने फैशन को केवल कपड़ों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का प्रतीक बना दिया। आज शनेल का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक विरासत है। उनकी डिजाइन्स और शनेल नंबर 5 ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। कोको शनेल ने यह साबित कर दिया कि अगर जिद और मेहनत हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। कोको शनेल जिंदगी जितनी प्रेरणादायक थी, उतनी ही विवादों से भरी हुई भी थी। उनकी सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उनके जीवन में एक ऐसा काला अध्याय आया जिसने उनकी छवि पर गहरा धब्बा छोड़ा। यह दौर था द्वितीय विश्व युद्ध का, जब यूरोप जंग की आग में जल रहा था और फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। युद्ध के दौरान कोको ने अपने पेरिस स्थित बुटीक को बंद कर दिया, जिससे उनके कई कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन वह खुद पेरिस में ही रहीं और उस समय उन्होंने होटल रिट्स में रहना शुरू किया, जो जर्मन सेना का मुख्यालय भी बन चुका था। यही वह समय था जब उनकी मुलाकात हंस गुंटर वॉन डिंकलेज से हुई, जो एक जर्मन नाजी अधिकारी थे। वॉन डिंकलेज के साथ कोको का रिश्ता न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि इसके कारण उन पर नाजी पार्टी के लिए जासूसी करने के आरोप भी लगे। ऐसा माना जाता है कि कोको ने नाजी अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ गुप्त मिशन पर काम किया। यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी व्यावसायिक लाभ के लिए इस रिश्ते का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए, युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा यहूदी स्वामित्व वाले व्यवसायों को जब्त किया जा रहा था और कोको ने अपने परफ्यूम बिजनेस, खासकर चैनल नंबर 5 पर पूर्ण स्वामित्व हासिल करने की कोशिश की। हालांकि उनके यहूदी बिजनेस पार्टनर पियरे वर्थेमर ने चालाकी से अपने शेयर एक गैर यहूदी दोस्त को ट्रांसफर कर दिए, जिससे कोको की योजना विफल हो गई। जब युद्ध खत्म हुआ तो कोको पर नाजी सहयोगी होने का आरोप लगाया गया। पेरिस में उनके खिलाफ कड़ी आलोचना हुई और उनकी छवि बुरी तरह से खराब हो गई। युद्ध के बाद फ्रांस में
कई नाजी सहयोगियों को कठोर सजा दी गई, लेकिन कोको को ऐसा कोई दंड नहीं मिला। ऐसा कहा जाता है कि उनके ब्रिटिश दोस्त विंस्टन चर्चिल ने उन्हें बचाने में मदद की, क्योंकि कोको के पास कई उच्च स्तरीय अधिकारियों के रहस्यों की जानकारी थी। हालांकि कानूनी कार्रवाई से बचने के बावजूद कोको शनेल का नाम बदनाम हो चुका था। उन्हें पेरिस छोड़कर स्विट्जरलैंड में शरण लेनी पड़ी, जहां उन्होंने लगभग एक दशक तक गुमनामी में जिंदगी बिताई। यह विवाद उनके करियर का सबसे काला अध्याय था, जिसने उनकी सफलता की चमक को फीका कर दिया। लेकिन कोको शनेल एक बार फिर इस गिरावट से उभरने वाली थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोको शनेल जिंदगी एक लंबी गुमनामी में चली गई थी। विवादों और आलोचनाओं ने उनकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाया था। स्विट्जरलैंड में बिताए गए 10 वर्षों में उन्होंने फैशन की दुनिया से दूरी बनाए रखी, लेकिन यह वह कोको शनेल नहीं थी जो आसानी से हार मान ले। उनकी रचनात्मकता और जुनून ने उन्हें फिर से फैशन की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। 1954 में जब कोको 70 साल की थीं, उन्होंने अपने फैशन हाउस को फिर से खोलने का साहसिक फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था। फ्रांस में उनकी छवि अभी भी विवादित थी और उनके नए कलेक्शन को कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा। फ्रेंच मीडिया ने उनके डिजाइन्स को पुराने और अप्रासंगिक बताया, लेकिन कोको के लिए यह केवल शुरुआत थी। जब फ्रांस ने उनके काम को ठुकराया, तो उन्होंने अपनी नजरें अमेरिका की ओर मोड़ लीं। वहां के दर्शकों ने उनके डिजाइन्स को खुले दिल से स्वीकार किया। अमेरिकी महिलाओं ने उनके सिंपल, एलिगेंट और प्रैक्टिकल डिजाइन्स को पसंद किया। उनके ट्वीड सूट और लिटिल ब्लैक ड्रेस ने महिलाओं को एक नई पहचान दी। हॉलीवुड की मशहूर हस्तियां जैसे जैकी कैनेडी और एलिजाबेथ टेलर ने उनके कपड़ों को पहना, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। कोको ने न केवल अपनी प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया, बल्कि फैशन की दुनिया को एक नई दिशा भी दी। उन्होंने यह साबित किया कि लग्जरी केवल सजावट का नाम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सुविधा का मेल है। उनकी डिजाइन्स ने महिलाओं को न केवल सुंदर दिखने का मौका दिया, बल्कि उन्हें सशक्त भी बनाया। आज शनेल ब्रांड केवल एक फैशन हाउस नहीं, बल्कि एक विरासत है। उनके द्वारा बनाए गए आइकॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे शनेल नंबर 5 परफ्यूम, ट्वीड जैकेट्स और लिटिल ब्लैक ड्रेस आज भी फैशन इंडस्ट्री में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त डिजाइन्स में से हैं। कोको शनेल का जीवन यह सिखाता है कि गिरने के बाद भी खड़ा होना संभव है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि जुनून और दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शनेल ब्रांड आज भी उनकी रचनात्मकता, साहस और नवाचार का प्रतीक है, और उनकी विरासत हमेशा फैशन की दुनिया को प्रेरित करती रहेगी। कोको शनेल जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो संघर्ष, साहस और सफलता के रंगों से बुनी गई है। उन्होंने गरीबी और अनाथालय की कठोर दीवारों से निकलकर फैशन की दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उनका नाम केवल डिजाइन और परफ्यूम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भरता और आजादी का प्रतीक दिया। लेकिन उनकी जिंदगी केवल चमक और सफलता की कहानी नहीं थी। यह विवादों और आलोचनाओं से भी भरी हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी नाजी अधिकारियों के साथ साझेदारी और जासूसी के आरोपों ने उनकी छवि को गहरा धक्का पहुंचाया। फिर भी कोको ने अपने हौसले और दृढ़ निश्चय से न केवल अपने ब्रांड को फिर से खड़ा किया, बल्कि उसे विश्व स्तर पर सफलता दिलाई। कोको शनेल जिंदगी, प्रतिभा और विवादों का एक मिश्रण थी। यह दृढ़ता, रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा की एक अनोखी दास्तान है। अब सवाल यह है कि आप कोको शनेल इस कहानी को कैसे देखते हैं? क्या उनकी उपलब्धियां और फैशन की दुनिया में उनका योगदान उनके विवादित अतीत से बड़ा है, या फिर उनके संघर्ष और सफलता की कहानी उनकी गलतियों की परछाई में दब जाती है? आपकी राय क्या है? इस प्रेरणादायक और जटिल यात्रा पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें।